Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor of Akashraf. बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर लिया हुआ है। 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10th चैप्टर का 11th क्लास का जो न्यू सिलेबस है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स आर्टिकल है, जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी सरफेस और इसमें बनने वाले जो थीटा एंगल है उनके बारे में पढ़ना है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस ऑन द बेस ऑफ द न्यू सिलेबस यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ आक टीचिंग जोन। तो बच्चे हम लोग इस चैप्टर के आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। कल वाले जो चैप्टर का आर्टिकल था वो हमारा पहला आर्टिकल था, जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी किया था, किस तरह से किसी करंट कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पर चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स करने से उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है। उसी एप्लीकेशन को ज़हन में रखते हुए यहाँ पर थोड़ा बहुत उसका कंसेप्ट लेंगे। बेसिकली बच्चों ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं होगा, लेकिन इसमें शॉर्ट हेडिंग्स के तौर पर काफी कुछ पूछा जा सकता है। मजीद बरा आपके पास ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के हिसाब से भी बहुत ज्यादा अहमियत का हम रखता है। क्वेश्चन जो बन सकते हैं इसके वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो इसके बच्चों कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं: फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया, फ्लक्स थ्रू अ कर्व सरफेस, फ्लक्स थ्रू अ वेयर विल बी द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर आकर तक क्लास भी देखिएगा ताकि इसकी जितनी भी कंसेप्चुअल थ्योरीज है वो आप तक सही और आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। मजीद अगर आपको किसी चीज की समझ ना आए तो क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा। सबसे बच्चे ये देखें, पहले ये हम लोगों ने एक किस्म का सोलोनाइड बनाया, सॉरी सोलोनाइड नहीं, ये हमारे पास एक नीडल कंपास है। क्या है? नीडल कंपास। यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस की जो डायरेक्शंस है या उस पर अमल करने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस है वो शो करवा रही है किस तरह से अमल कर रही है। अगर साउथ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अमल कर रही है तो वो नॉर्थ से किस साइड को, और फिर उनका जो झुकाव है या उनकी जो दोबारा से डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है ना? ये इस तरह से ये समझ लें कि एक आपके पास इमेजिनरी खाका है, इमेजिनरी नक्शा है, जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। मजीद हम लोगों ने ये चीज देखी हुई है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का फ्लो है ना वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। कहां से? नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये देखें। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने सरफेस एरिया के बारे में देखना। बच्चों सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया एक ऐसा एरिया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स अमल कर रही है और उस रीजन को अपनी लिमिट में ली हुई है। अगर आपके पास सरफेस एरिया इस तरह से है तो आपके पास जो इसका सरफेस एरिया होगा वो बच्चों इस तरह से होगा। अगर आपके पास बच्चों इस तरह से, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस तरह से होगी सरफेस एरिया के मुकाबले। जिस तरह से सरफेस एरिया, अगर बच्चों अगर सरफेस एरिया की कुछ इस तरह से डायरेक्शन ओरिएंटेशन हो रही है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अमल करेगा बच्चों ये, और फिर इस तरह से यहाँ पर। ये केस आप लोगों को करके बताए हुए हैं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके। सरफेस एरिया के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वो एरिया है कि जहां पर मुमकिन तौर पर वो शील्ड, वो रीजन बन रहा है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक्ट कर रही हैं। ठीक है। मजीद देखें, आपको मैंने ये भी चीज बताई है, जिस तरह की सरफेस होगी उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पर अमल करेगा या मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत अप्लाई होगी। यहाँ पर अगर आप लोगों के पास सरफेस एरिया इस तरह से है तो यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ है ना, फिर ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा। अगर इस तरह से सरफेस है आपके पास, फ्लैट सरफेस है पैरेलल, तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर इस तरह से तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इस तरह से होगा। यानी ये देखें सारे केसेस में ये परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है ना? ये देखिए एरिया के हिसाब से और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। चलें इसके केसेस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फोर्स है या मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सर्टेन एरिया परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर शेप में या परपेंडिकुलर की शक्ल में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जब वहां पर फ्लो करेंगी, ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। एक्चुअल में हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला चैप्टर कर रहे थे तो वहां पर भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। वो बच्चों इलेक्ट्रिक के हिसाब से था। अगर थोड़ा सा याद हो आप लोग तो वो कुछ इस तरह से था।
ई डॉट ए ई ए cos थीटा, यानी कि वहां पर जो इलेक्ट या वहां पर जो फ्लक्स था वो किसकी वजह से था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और यहाँ पर जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी से इंटर रिलेट करते हुए मैग्नेटिज्म की खसूसियात का मुतालिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाएगा। उसी की एक एप्लीकेशन है, यहाँ आर्टिकल है मैग्नेटिक फ्लक्स। Magnetic flux is the dot product of the magnetic induction B and vector area है। ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया ए का, यानी कि उसकी ओरिएंटेशन का, जहां पर वो एक्ट कर रहा है। लिहाजा वहां पर जो इसका फार्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा, बी ए cos थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो वो साइन थीटा होना था। अब इसकी डिपेंडेंस को देख लेते हैं। इसकी डिपेंडेंस किसकी चीज पर है बच्चों, इसकी जो डिपेंडेंस है वो है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी वो लाइंस ऑफ फोर्स जो उस सरफेस में या उस एरिया में से पास कर रही हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर सरफेस एरिया, यानी कि वहां पर मस्ट कुछ ना कुछ उसका एरिया है, क्योंकि एरिया बराबर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, वहां पर कुछ ना कुछ एरिया जगह घेरी हुई है जिसमें से वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्लो कर रही हैं। तीसरे नंबर पर उसकी ओरिएंटेशन, यानी कि उसका रुख, उसकी रखने की जो वहां पर पोजीशन है, किस तरह उसको प्लेस किया हुआ, ये सारी चीजें बच्चे आपके पास इसकी डिपेंडेंस में आ जाएगी। अब इसके केस देख लेते हैं बच्चों। इसके दो जो हम लोग अक्सर लेते हैं केस, एक तो मैक्सिमम होता है और एक आपके पास मिनिमम है। मैक्सिमम कब होगा, देखिए ये आपके पास सरफेस है, आपको पता है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि सरफेस जिस तरह से होगी उसी तरह से वहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्लो कर रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सरफेस इस तरह से है ना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन, यहाँ पर जो इसका एरिया होगा वो इस तरह से होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द लाइंस इस तरह से पास थ्रू कर रही हैं। मतलब ये आपके पास पैरेलल सरफेस में होगा। किस में होगा, पैरेलल सरफेस में। और अगर बच्चों पैरेलल सरफेस की बात की जाए तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो तो यहाँ पर पैरेलल है, और इसका सरफेस एरिया वो भी क्या है, आपस में पैरेलल। तो यहाँ पर जो एंगल बनने के चांसेस है वो है बच्चे 0 सेल्सियस के, कितने, 0 डिग्री के। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास एंगल बनेगा वो होगा 0 का। हम लोगों ने इसका डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, वो किसके इक्वल है बच्चों, वो है बी ए cos थीटा। यहाँ पर देखें बी ए cos 0 लगाऊंगा मैं, cos 0 आप लोगों को पता है बच्चों वो होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम फ्लक्स होगा वो होगा बच्चे बी ए, क्या होगा, बी ए। दूसरे नंबर पर है मिनिमम फ्लक्स। जब हम लोग सरफेस को और एरिया के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर सरफेस को इस तरह से करके रख दिया, फ्लैट करके रख दिया, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर जो अमल करने वाला है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चों वो किस साइड को है, ऊपर की तरफ है। और जहां पर जो इसका जो एरिया है वो बच्चे ऊपर की तरफ है, क्योंकि जिस लिहाज से सरफेस से हमारे पास मौजूद होगी उसी हिसाब से उसके ऊपर एरिया भी एक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर आपके पास सरफेस कुछ इस तरह से रखी हुई है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ लाइंस होगी वो बच्चे बिल्कुल इस तरह से पैरेलल, हम लोगों को पता है वो पैरेलली फ्लो कर रही है। तो इसका जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, सरफेस एरिया, वो ऊपर की तरफ होगा। लिहाजा इन दोनों के दरमियान में देखिए यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का। तो cos 90 बच्चों होता है इक्वल टू 0 के। तो ये बच्चों आपके पास मिनिमम फ्लक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मिनिमम फ्लक्स। मजीद यहाँ पर देखिए फ्लक्स एट एन एंगल थीटा। फ्लक्स एट एन एंगल थीटा से क्या मुराद है बच्चों, हम लोगों ने अभी तक जो चीज की, यहाँ पर जो बच्चों हमने अभी तक चीज की है ना, उसमें हम लोगों ने यहाँ तो मैक्सिमम फ्लक्स को स्टडी किया, यहाँ पर मिनिमम फ्लक्स को। जब हम लोग सरफेस को पैरेलल रख देंगे या सरफेस को हम लोग फ्लैट रख देंगे तो वहां पर जो इसका फ्लक्स होगा वो क्या होगा। अगर हमारे पास कुछ सरफेस इस तरह से, ये देखें बच्चों, ये तिरछी सरफेस बन रही है, क्या बनी, तिरछी सरफेस। तो एक्चुअली में जब हमने यहाँ पर किया था तो ये देखें हमारे पास ये फ्लैट सरफेस थी, तो यहाँ पर एरिया ऊपर की तरफ था और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ थी, पैरेलल, मतलब एक्स एक्सिस के अलावा और ये वाई एक्सिस के अलावा। दोनों में एंगल कितना आ गया था, 90 का, यानी केस हमारा सॉल्व हो गया था। अब यहाँ पर देखिए अगर फ्लक्स कोई एंगल थीटा बना रहा है, वो किस तरह से बना रहा है, अगर हम लोग तिरछी सरफेस करके रखते हैं उस बोर्ड की, यहाँ पर जो हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होगी बच्चों वो तो आपके पास इस तरह से पैरेलली कर रही है ना, तो जो इसका एरिया होगा वो कुछ इस तरह से वहां पर ड्रा होगा। अगर तिरछा ना तो बच्चों वो भी इसी लिहाज से, अगर आपके पास इस तरह से सरफेस थी तो वो बच्चे इस तरह से आपके पास एरिया एक्ट कर रहा था।
इस तरह की सरफेस थी तो एरिया इस तरह से, इस तरह की सरफेस थी तो एरिया इस तरह नीचे की तरफ। अब बात हो रही है तिरछे की। अब आपके पास जो ऑब्जेक्ट का एरिया यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है वो बच्चों इस तरह से तिरछा है, तो यहाँ पर जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो बच्चों फिर इस तरह से होगी कुछ, ठीक है, इस तरह से। तो लिहाजा ना तो ये पैरेलल है ना ही ये परपेंडिकुलर है। पैरेलल में देखिए ये इस तरह से होता है, परपेंडिकुलर में इस तरह से होगा। अगर पैरेलल में होगा तो आपके पास a cos थीटा डिफाइन होगा, अगर परपेंडिकुलर की शक्ल में होगा तो वहां पर बच्चों a sin थीटा की शक्ल में ये डिस्क्राइब होगा, डिफाइन होगा। तो लिहाजा ना तो ये पैरेलल है ना ही ये परपेंडिकुलर है, तो ये एक किस्म का थीटा एंगल बनाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा बी ए cos थीटा ए बी cos थीटा, यानी थीटा की शक्ल में हमारे पास आ गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंसेप्चुअली तौर पर। अगर फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो सरफेस एरिया पर एंगल बना रहा है वो कोई थीटा एंगल बना रहा है, देन व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, वो बच्चों ये वाली होगी, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी तस्वीर जो है ना वह यहाँ से पिक कर सकते हैं या ये तस्वीर बना ली है, ये तस्वीर बना रहे, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट की है, ठीक है। या इस तरह से बना लिया, इस तरह से। अब इसकी यूनिट्स की बारी आती है, यूनिट्स को निकालते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, फ्लक्स बी है। याद रखिएगा इन फार्मूलाज को साथ साथ ही रीड करते हैं और वहां से ही समझने की कोशिश करें। बाद में क्योंकि इनकी यूनिट्स को प्लेस किया जाता है, आगे जो हमारा आना है एम्पियर्स लॉ या दूसरे लॉज आने हैं उनमें यहाँ पर जो इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स है या इनकी जो तरतीब है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फार्मूला को किस तरह से यूनिट्स में रिजॉल्व करना है और उससे वैल्यूज निकालनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है चीज। देखना यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फार्मूला लगाएंगे, आगे जाके हम लोग उसी फार्मूले का उल्ट या उस हिसाब से फार्मूला को वहां पर ओरिएंट कर देंगे, यहाँ पर तरतीब दे देंगे। ये देखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला वो है बी ए, यानी आपके पास जो बी की मैग्नीट्यूड है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की और एरिया की, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। फिर क्या है, आप लोगों ने यहाँ पर फार्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला, आप लोगों ने क्या पढ़ा था, वो जो फोर्स का फार्मूला था। फोर्स का फार्मूला आया था हमारे पास आई एल बी साइन थीटा, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, करंट कैरी कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पर हमने बी की वैल्यू निकाली थी, वो क्या थी, वो थी हमारे पास बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल। यहाँ पर इसकी फार्मूलाइजेशन करते हैं। बच्चों आप लोग जानते हैं जो फोर्स का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एल का यूनिट होता है मीटर, यानी लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ पर इसको देखें, हम लोग यहाँ पर इसको फार्मूले में पुट करेंगे बी की जगह एफ ओवर आई एल। इस तरह से हम लोगों ने इसका यूनिट ड्राइव किया, इसलिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू न्यूटन, एरिया का यूनिट बच्चों होता है मीटर स्क्वायर, करंट का यूनिट एम्पियर, लेंथ का यूनिट मीटर। तो बच्चों ये एक से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास पर एम्पियर बच जाएगा, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो पर एम्पियर, पर ये मीटर मीटर की शक्ल में रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर था और ये सिंगल था। और साथ ही हम लोग हमारे पास यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो यूनिट बना हुआ है न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और किसका बना, ये यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फ्लक्स का ये यूनिट बन गया इसकी शिद्दत का। तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर किसके इक्वल है बच्चों, वो वेबर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, वेबर के होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बच्चों आप लोगों को पता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या प्रेशर मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिट एरिया आ जाएगा। ये देखें मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि हम लोगों ने वॉल्यूम, ये बच्चों कुछ कंपैरिजन होते हैं, ठीक है, आप लोग पजल ना हो जाएं। मगर जिस तरह से हम लोगों ने डेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था ना, मास ओवर वॉल्यूम, ये बच्चों डेंसिटी क्या है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम की जो इक्वेशन है वो आपके पास डेंसिटी की इक्वेशन को डिफाइन करता है। और शुरू में हम लोग जो मास का फार्मूला पता वो था आपके पास एम वी इन द केस ऑफ डेंसिटी, और यहाँ पर वॉल्यूम का देखें तो ये वॉल्यूम का था हमारे पास मास ओवर रो डेंसिटी, ठीक है। इस तरह से कंट्रीब्यूशन थी, मतलब डेंसिटी निकालने के लिए हमें वो जो मौजूदा चीज है और जिस सरफेस एरिया के ऊपर वो चीज अप्लाई हो रही है या एक्ट कर रही है वो हमारे पास होना लाजमी है। यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें मौजूद है, सरफेस एरिया भी हमारे पास मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास मौजूद है और हमारे पास उसका फ्लक्स भी मौजूद है।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ, हेल्ड परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स और इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों को रखता है मैक्सिमम फ्लक्स क्या है कि फ्लक्स बी ए एट 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री। तो फ्लक्स बी ए का 0 इज इक्वल टू बी ए बिकॉज कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर फ्लक्स का जो यूनिट होगा उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ये देखिएगा इसका यूनिट अभी अभी आप लोग पढ़ के आए हैं, आपने दो तरह से इसका यूनिट पढ़ा है, आपने पढ़ा है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, एक ये पर है और साथ में ही ये है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ए को हम लोग क्या कर दें, कैंसिल कर दें। अगर नहीं करता तो हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी कि ये किसके इक्वल था, ये था हमारे पास वेबर के इक्वल और साथ में क्या है एरिया। अगर इसको हम लोग कैंसिल नहीं करते तो हमारे पास इसका जो फार्मूला मजीद बनेगा वो बनेगा बच्चे वेबर पर एम्पियर। तो ये प्यारे बच्चों आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर आप लोगों ने लाजमी याद रखना है इनके रिजल्ट्स को और इनके फार्मूलाज को, ठीक है। फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर फ्लक्स को कर्व्ड यानी टेढ़ी या फिर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराएं या वहां पर उसका मुशाहदा करें तो हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी उसको हम लोग किस तरह से डील करेंगे। बच्चे इस तरह की सिचुएशन को डील करने के लिए हम लोग ये जो फ्लक्स का पैच है ना, ये फ्लक्स का एरिया ना, इसको पैचेस में छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिफाइन करते हैं और उसी हिसाब से वहां पर मैनेज करते हैं। फर्ज करें आपके पास यहाँ पर जो कर्व सरफेस है उसको हम लोगों ने स्मॉल पैचेस में डिफाइन कर दिया, स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। फिर क्या है डेल्टा ए1 डेल्टा ए2 डेल्टा ए3 डेल्टा एन, वहां पर जो हम लोगों ने एरिया सेलेक्ट किया उनको हम लोगों ने नाम दे दिया है कि फर्ज करें कि आपके पास जो एरिया 1 है वो डेल्टा ए1 है, एरिया 2 है वो डेल्टा ए2 है और एरिया 3 है वो डेल्टा ए3 और इस तरह से nth टर्म तक इसके एरियाज चलते जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर ये देखें कुछ केस मैंने यहाँ पर ड्रा किए हैं। फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या किया था, हमारे पास ये इस तरह से सरफेस थी और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से गुजर रही थी, जो बेसिकली हम लोगों ने फ्लक्स को पहले केस के मुताबिक सॉल्व किया था। यहाँ पर हम लोग फिर क्या करते हैं, उस सरफेस को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होगी वो बच्चे इन्वर्स हो जाएंगी, ठीक है। और इसको हम लोग पैचेस की शक्ल में सॉल्व कर सकेंगे। तो पैचेस की शक्ल में देखें जो फ्लक्स 1 होगा वो आपका आ जाएगा डेल्टा ए1 बी cos थीटा 1, डेल्टा ए2 बी cos थीटा 2 और थर्ड का आ जाएगा डेल्टा ए3 बी cos थीटा 3। और इसी तरह से आपके पास nth टर्म जाएगी तो वो बच्चे पास जाएगी डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा एन बी cos थीटा एन। तो जो फ्लक्स होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, जब टोटल फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो बच्चे स्पेशल की शक्ल में हम लोग यहाँ पर जमा कर देंगे और जब हम इसको जमा करेंगे यानी ऐड सो दैट ईच पैच इज फ्लैट कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू पैच एट ऐड। तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बच्चे देखें समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n, यानी n की जो वैल्यू है वो क्या है 1 से लेकर n तक है। डेल्टा एन बी cos थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बी cos थीटा n इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा एन। तो ये बच्चे आपके पास आ जाएगा फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अच्छा तो बच्चों ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो असल में लिंक होता है वो किस वजह से है वो हम लोग देखते हैं। जो बच्चे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है ना, ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, जिसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स एंड और मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बी का प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक कहलाएगा। अब इसको देखना है कि ये किस तरह से मल्टीपल है या किस तरह से इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ के देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज अ की कंसेप्ट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बच्चे ये एक बेसिक कंसेप्ट, बेसिक की समझी जाती है, पार्टिकुलरली द स्टडी ऑफ द इंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्टेंस में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। यहाँ से बच्चों इसकी डेफिनेशन नोट कीजिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज रेफर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है दरअसल वो मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल में जो पैदा हो रहा है और उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो जो कैलकुलेट हो रही है
इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। इट इज नेसेसरी टू मेजर हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल ड्यू टू द मल्टीपल टर्न्स। अगर वहां पर एक से ज्यादा टर्न्स वहां पर हो रही है तो उसी हिसाब से जो इसका फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इसको जानना बहुत जरूरी है। और इसको जानने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑपरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट को ऑपरेट करने के बाद जो हमारे पास फ्लक्स आता है वो है बच्चे आपके पास फाई, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज फाई इज इक्वल टू एन फाई बी, where phi b is the magnetic flux through the single loop of the area and n are the total number of the turns of the coil। ये बच्चे आपके पास उसकी मैथमेटिकली फॉर्म और साथ ही उसकी इंपॉर्टेंस हो जाएगी। अब इसका रोल देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर्स। इसकी जो एप्लीकेशन है, इसका जो रोल है वो क्या है, वो आपके पास प्ले हो रहा है मैग्नेटिक इंडक्शन, आपके पास ट्रांसफार्मर्स के ऑपरेशंस, इलेक्ट्रिक मोटर्स की बाइंडिंग, और मजीद क्या है, मजीद है इसका फैराडे लॉ। ठीक है, ये बच्चों इसका कुछ प्ले रोल है। आपने यहाँ से इसको सही से देखना है। इसमें हम लोगों ने तीन चीजें की हैं। एक तो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन की है, दूसरे नंबर पे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, और तीसरे नंबर पर हम लोगों ने इसका रोल पढ़ा है, जिस रोल में ये बताया जा रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिक मोटर्स है, जनरेटर्स हैं और जो इंडक्टर्स हैं, उनको बनाने में, उनकी जो फ्लक्स की डेंसिटी प्रोड्यूस करने में ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज ही है। और ये कंसेप्ट ज्यादातर फैराडे लॉ में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो बच्चों ये आपने लाजमी थोड़ी सी इसकी हेडिंग्स हैं, तीन चार चीजें हैं इसमें, ये आप लोगों ने लाजमी तौर पर देख लेनी है। ओके, आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन की या किसी भी पॉइंट की समझ ना आए हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा और इसको आगे शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात करते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।